हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप एनआरआई हैं या फिर किसी एनआरआई को जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी कन्फ्यूज़न होती है। हम एनआरआई है तो किस तरह से इनकम टैक्स फाइल करें, हम एनआरआई है भी नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग आप एनआरआई डिक्लेयर होते हैं और फिर आप टैक्स स्लैब के रेट में आते हैं। तो कौन से ऐसे केसेस जिसमें आपको टैक्स भरना पड़ सकता है और किन सिचुएशंस में आप एग्जेम्प्ट होते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एनआरआई है तो आपको हर जगह टैक्स भरना ही है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फर्स्ट कि एनआरआई की डिफिनेशन क्या है, कब आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए, कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है कौन सी नहीं होती, और क्या एनआरआई को भी टीडीएस डिडक्ट होने के बाद आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और समझिए आपकी टैक्स ऑब्लिगेशन क्लियरली। सो आप गलती से भी आईटीआर मिस ना करें, वरना लग सकती है डेफिनेटली आपके ऊपर पेनल्टी, क्योंकि अगर इंडियन रेजिडेंट के ऊपर लगती है तो एनआरआईज के ऊपर भी लगती है। तो आपको प्रॉपर रूल सब कुछ पता होने चाहिए ताकि आप गलती ना करें और अपना मनी को सेव करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि एज अ एनआरआई आपको आईटीआर फाइलिंग करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप एनआरआई है तो डेफिनेटली आप आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं। अगर आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं तब आपको जो है एनआरआई होते, आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, सिटीजन नहीं है। व्हेन एनआरआई बिकम्स मैंडेटरी इन इंडिया, ये क्राइटेरिया है। 182 डेज अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप एज ए एनआरआई कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि यही एक रूल है, बेसिक रूल। इस चीज़ को आपको मानना है, फॉलो करना है। उसके बाद देखते हैं इनकम हेड्स। अब इनकम हेड किस तरह से एक एनआरआई को इनकम आ सकती है। तो जैसे जनरली सैलरी हो गया, पेंशन रेंडर हो गया इन इंडिया, अगर इंडिया के किसी डिपार्टमेंट से आपको पेंशन आ रही है। एम्प्लॉयर फॉरेन वर्क, बेशक से आप फॉरेन वर्क के एम्प्लॉय हैं बट वर्क आप इंडिया में कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया और भी होता है कि आपको इनकम इंडिया से ही आ रही है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा अगर एप्लीकेबल होता है तो। हाउस प्रॉपर्टी, आपकी कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है जिसपे से आपको कुछ इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है या आपने उसको किसी को दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, उससे आपको किसी भी तरह की इनकम हो रही है। कैपिटल गेन, आपका ने कोई शेयर प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड में इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। पीजीबीपी, आपका कोई बिजनेस इंडिया में है बट ठीक है 182 डेज से ज़्यादा आप इंडिया से बाहर रहते हैं। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 में से अगर आप 182 डेज इंडिया के बाहर रहते हैं तो आप एज ए एनआरआई मीन नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूल के अंडर में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। अदर सोर्स क्या हो गया, आपको बैंक में आपने पैसा डाला है उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रही है, और एनआरओ अकाउंट। अभी एनआरओ अकाउंट, अब एनआरआई तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो कौन कौन से अकाउंट्स एनआरआईज ओपन कर सकते हैं इंडिया में, उसके बारे में भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो इनकम हेड देखा, तीन तरह से इनकम में डिराइव्ड होती है। फर्स्ट, इनकम अर्नड इन इंडिया, मीन्स आपको इंडिया में ही इनकम अर्न कर रहे हैं। दूसरा, इनकम सोर्स इन इंडिया, मतलब जो भी आपको इनकम आ रही है उसका रियल सोर्स इंडिया में। आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है इंडिया के अंदर, तो वो आपकी इंडिया के अंदर जो है सोर्स है उसका। आपने कोई प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है, वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, वो डिराइव्ड इन इंडिया, मीन्स आप बेशक से बाहर के हैं बट वो पैसा आपको इंडिया में मिल रहा है। तो ये आपके हो गए इनकम हेड्स। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंट्स के बारे में बात कर, देखिए 5 तरह से होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका एनआरई अकाउंट, ये आपका टैक्स फ्री होता है। आपका के पास एनआरई अकाउंट है तो एनआरओ अकाउंट है तो मीन्स ये टैक्सेबल होता है। और एक एफसीआरए, ये आपका टैक्स फ्री अकाउंट होता है। अगर आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट ओवरऑल इंडिया नीड एट बट नॉट इंटरेस्ट फ्रॉम एनआरआई, देखिए आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस हो जाती है, जो कि कितनी है, ओल्ड में जाते हैं तो 2.5, न्यू में जाते हैं तो 3 to 4 लाख रुपीज़ है, डिपेंड करता है। उसके बाद है ऐसा कुछ नहीं है कि एनआरआई के लिए अलग से रूल्स बनाए, ज़्यादा कुछ अलग से रूल्स नहीं बने हुए हैं। प्लस एड उसमें क्या होता है, आपका जो एनआरई और एफसीआरए अकाउंट होता है, जैसे कि मैंने बताया वो टैक्स फ्री होता है। तो इसमें पैसा डालने के बाद आपको जो इंटरेस्ट आता है उस पर आपका टैक्स नहीं लगता, वो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट में वो कैलकुलेट नहीं होता है। उसके बाद एक खुद एग्जेम्प्टेड इनकम जो भी अगर इंक्लूड है तो वो हटानी होगी, वो मैनेज करनी होगी। तो आगे आपको कुछ एग्जांपल के जरिए मैं बताऊंगी कौन सी इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड होती है, कौन सी आपकी टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स क्राइटेरिया। अब इनकम टैक्स का क्राइटेरिया क्या, देखिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होती है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है आपकी, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं, ओल्ड और न्यू वो भी एनआरआई के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं कि वो कौन सी रिजीम को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपए अगर आप बिलो 60 है। ओल्ड रिजीम में जाते हैं 60 to 80 है तो 3 लाख, और 80 के अबव है तो 5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन है ओल्ड रिजीम के अंदर।
अगर हम न्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे सबके लिए 3 लाख रुपीज़ बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। सेम लिमिट ही एनआरआई के लिए है, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए सेम वही एनआरआई के लिए होती है, उनके लिए कोई अलग से बेसिक एग्जामिशन लिमिट वो नहीं बनाई गई है, सेम ही क्राइटेरिया में उनको भी रखा गया। बेसिक एग्जामिशन लिमिट की जैसे कि मैंने बताया, ओल्ड में आप जाते हैं तो आपको 2.5 लाख, अगर बिलो 60 है, 60 to 80 के बीच में है तो 3 लाख हो जाती है, 80 के अबाव है तो आपकी 5 लाख हो जाती है। न्यू रिजीम में आप कितने भी एज के हैं, एग्जामिशन बेसिक एग्जामिशन लिमिट सेम ही होती है, जो कि है 3 लाख रुपीज़। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से। सपोज इट आपका एनआरई अकाउंट जो कि टैक्स फ्री होता है, अभी हमने ये देखे, यहाँ पे हमने कुछ अकाउंट्स देखे, ये देखिए एनआरई और एफसीआर आपका टैक्स फ्री होता है, एनआरओ आपका टैक्सेबल होता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते ही देखिए, यहाँ पे एनआरई पे जो एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है आपका 1.5 लाख आ रहा है, अदर टैक्सेबल इनकम आपकी 2 लाख है, क्योंकि आप पहली बात तो ये तो टैक्स फ्री है आपका, ठीक है। अब अदर टैक्सेबल इनकम जो हुई 2 लाख है, क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट आप ओल्ड से जाइए न्यू से जाइए, दोनों में ही ये कम ही है। ओल्ड में आपका 2.5 लाख होता है, ठीक है, न्यू में आपका 3 लाख है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.5 लाख होगा, बट ये क्या है, 1.5 लाख तो आपका टैक्स फ्री है, तो यहाँ पे तो आपको टैक्स में इसको कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ आपको जो है आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भरेंगे तो भी आपका चलेगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, देखिए एनआरई एफडी इंटरेस्ट 1 लाख है, पहली बात तो ये तो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद अदर टैक्सेबल आपकी 4 लाख है। आप किसी भी रिजीम से जाइए, न्यू में जाइए या ओल्ड में जाइए, आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस कर चुके हैं अगर आप बिलो 60 हैं तो क्या करना है, यहाँ पे आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है। और उससे आपको एग्जांपल से क्लियरली शो हो रहा होगा, पता लग रहा होगा, बट फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो भी टैक्स हेल्पर है, जो भी आपके टैक्स असेसमेंट करते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, रेंट हो या इंटरेस्ट, इंडिया में अगर आपकी कमाई हो रहा है तो डेफिनेटली आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। पेनल्टी आप अवॉइड करें, और आईटीआर जो है लेट हो रहा है, लेट करने से पहले आप टाइमली उसको फाइल कर दीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। और कैपिटल गेन और इंडिया स्टॉक्स एनआरआई है तो पहली बात उनको भी छूट नहीं मिलती है। अगर इनकम आपकी टैक्सेबल है तो एनआरआई टैक्स आपको एग्जाम नहीं करता है। तो इंडियन बैंक में एफडी का इंटरेस्ट भी इनकम है और इस पर भी टैक्स बनता है। कौन सा डिपेंड करता है आपका कौन सा अकाउंट है। जैसे कि हमने आपको 2 अकाउंट बताया, एनआरई एफडी और एफसीआर है, जो आपका इनमें आपका टैक्स फ्री होता है। अब कुछ अदर क्राइटेरियाज की भी बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सम अदर लिमिट्स भी है जिसमें बेशक से आपकी एग्जामिशन लिमिट क्रॉस नहीं हो रही होगी, बट स्टिल आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कोई करंट अकाउंट है जिसमें आपने 1 करोड़ से ज़्यादा, इंडिया में करंट अकाउंट है जिसमें आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कर लिया है, कैश किया हो, ऑनलाइन किया हो, सेविंग नहीं, एनआरओ अकाउंट होगा, करंट अकाउंट में फाइनेंशियल है। एक फाइनेंशियल में अगर आपने एनआरओ अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कर लिया है, चाहे आप उसको कैश में जमा करवाइए या फिर ऑनलाइन जमा करवाइए, आपका सेविंग नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या है, वहाँ पे आपको टैक्स भरना आपको मैंडेटरी हो जाता है, टैक्स फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, आईटीआर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंडिया में आपको कोई प्रॉपर्टी बेशक से उसका कोई रेंटर रह रहा है, बट आपने उस पर 1 लाख से ज़्यादा के बिल पे कर दिया है, वहाँ भी आपको इनकम टैक्स डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है। बेशक से एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है, बट फिर भी आपको आईटीआर डिक्लेयर करना होगा। इसकी जो प्रॉपर डिटेल्स होती है वो सेक्शन 139 ए के अंदर 7th प्रोविजन में मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और कुछ एग्जांपल्स बता दूं जिससे आपको और ज़्यादा काफ़ी जो है वो क्लियर हो सकता है। और पहली बात, स्मार्ट एनआरआई वही है जो अपडेटेड रहता है और टैक्स रूल के साथ। तो आज फाइल करो, पेनल्टी और लीगल इशू से आपको सेफ रहना है। उसके लिए वीडियो देखिए, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और सिंपल सी बात है, अगर आप अब्रॉड हो और पैसा इंडिया में कमा रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। सो आईटीआर फाइल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का एक तरह से इंश्योरेंस होता है हमारा आईटीआर फाइल करना। तो कुछ और एग्जांपल से आपको मैं क्लियर जो है आपको बताती हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस इनकम आपका 3.7 लाख रुपीज़ है, एटीसी की रिडक्शन आपको 1.5 लाख मिल रही है। तो अब इसको अगर आप लेस करेंगे तो आपका एग्जामिशन कितना होगा, 2.5 लाख हो गया। यहाँ बेशक से आपका ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है, बट ये कम हुआ कैसे, ये आपका एटीसी का डिडक्शन लेने के बाद से हुआ, ठीक है। तो एटीसी का डिडक्शन बेशक से आपको मिलता है, लेकिन आप जब आईटीआर डिक्लेयर करेंगे वही तो आपको मिलेगा। आप खुद से मान लेंगे क्योंकि मेरा 3.7 लाख रुपीज़ ग्रॉस इनकम है, एटीसी का डिडक्शन मुझे 1.5 लाख तो मिल ही जाएगा, तो मेरी टैक्सेबल इनकम बिलो टैक्स बेसिक एग्जामिशन से कम होगी, तो मैं आईटीआर फाइल नहीं करूँगा, आईटीआर डिक्लेयर नहीं करूँगा। तो ये गलत चीज़ है, इसके लिए लॉ आपको एप्लीकेबल नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको अपना आईटीआर डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाता है। जब तक आप आईटीआर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका डिडक्शन ऑन रिकॉर्ड आएगा कैसे, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट देखेगा, आपकी डिपार्टमेंट तो देखेगा 3.7 लाख आपकी इनकम है, वो ये थोड़ी ना देखेगा आपने एटीसी के डिडक्शन के लिए आपने इन्वेस्ट भी करा हुआ है, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे।
तो सिंपल सी बात है, इससे पहले कि नोटिस आए, कोई आपको प्रॉब्लम आए, तो आप अपना आईटीआर डिक्लेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आपका कोई टैक्स लगना नहीं है, आप अपना आईटीआर डिक्लेयर करेंगे तो आपका एवरी ईयर क्या होगा, एक फाइल आपकी बढ़ती जाएगी, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आईटीआर फाइल क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर का इंश्योरेंस होता है। और आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ों के लिए, हमें लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना, उसके लिए क्या आईटीआर की हमें ज़रूरत होती है, तो उसको आप प्रॉपर फाइल करते जाइए। उसके बाद देखिए आईटीआर, उसके बाद क्या है, फाइलिंग द आईटीआर लिमिट इज टोटल इनकम। ठीक है, आपको आईटीआर अपनी टोटल इनकम पे फाइल करना होता है। आईटीआर डिक्लेयर में तो आप अपनी एक ग्रॉस इनकम डालते हैं, बट डिडक्शन, मैनेजमेंट सब कुछ करने के बाद, एग्जेम्पशन लेने के बाद जो आपका अमाउंट बचा है उस पर ही आपको टैक्स भरना होता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखिए 3.75 आपका क्या है, ग्रॉस इनकम है। एटीसी का डिडक्शन हमने 1.5 लगाया, यहाँ पे 2.25 हो गया, और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, तो यहाँ आपका टैक्स तो लगना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको डिक्लेयर कीजिए। आईटीआर डिक्लेयर करना, इनकम टैक्स को डिक्लेयर करना वो नहीं होता कि आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। टैक्स आपको भरना है नहीं भरना है, ये डिपेंड करता है आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है। ग्रॉस इनकम होती है आपकी इनिशियली, उसमें सब सारे डिडक्शन एग्जम्पशन लेने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, तो वो उस पर रिलाई करता है कि आपको कितना टैक्स देना है। तो सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, और रेसिडेंट इन सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपीज़ आपकी इनकम है, और सुपर सीनियर सिटीजन आपकी 5 लाख रुपीज़ है। तो देखिए एनआरआईज के लिए भी सेम ही है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट आपके लिए वो सेम ही होती है जो भी एक नॉर्मल रेसिडेंट को इंडिया में मिलती है, जो इंडिया में ऑल टाइम रहते हैं। तो उनको कितना, ओल्ड रिजिम में आपको 2.5 लाख की डिडक्शन मिलती है, और न्यू में आप जाएंगे तो 3 लाख की मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, अगर आपकी इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, बट एनी एनआरआई कैन स्टिल फाइल आईटीआर। देखिए आईटीआर फाइल करने के और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको इन फ्यूचर मिलते हैं, तो आप अपनी आईटीआर डिक्लेयर ज़रूर कीजिए। बेशक से अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम भी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ रोक वहाँ पे नहीं लगी हुई है। टीडीएस रेट हायर होता है एनआरआई के लिए, सीधी सी बात है कि उनका जो टीडीएस करता है वो नॉर्मल पब्लिक के अकॉर्डिंग ज़्यादा करता है। तो अगर आपको उसको रिफ़ंड लेना है, पॉसिबिलिटी बनती है रिफ़ंड लेने की, तो उसको आपको अपना आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तभी वो आपका रिफ़ंड आ सकता है। इसके लिए आप प्रोफेशनल से ज़रूर बात करें। लॉस हो रहा है नहीं तो उसको क्या कर सकते हैं, जब तक आपको अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको आईटीआर तो फाइल करना ही होगा। टैक्स स्टेटस इन इंडिया, देखिए डिक्लेरेशन आपको देना ही होता है। उसके बाद आप एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं डीटीएए के अकॉर्डिंग। डीटीएए क्या होता है, इंडिया के कई कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट होता है कि डबल टैक्स ना दिया जाए। सपोज आप इंडिया में भी टैक्स दे और जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ भी टैक्स है, अगर उस कंट्री के साथ इंडिया के साथ एग्रीमेंट हो रखा है तो दोनों जगह आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस रूल्स का भी आपको एप्लीकेबल होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर डीटीएए के अंदर आपकी वो कंट्री आती है जिनका इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो आपको वहाँ भी आप एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआर का मैंडेटरी नहीं है। देखिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। एनआरआई को सिर्फ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ही जो अपना आईटीआर फाइल करना होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे नहीं। उसके बाद इंडियन कंपनी शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, थ्रू कन्वर्टेबल फॉरेक्स एंड फॉर आउट ऑफ इंडिया टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड। देखिए जब आप कुछ भी जो है इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्री में जाके, तो अगर उसको कन्वर्टेबल फॉरेक्स के ज़रिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपकी कहीं और से कोई भी इनकम नहीं है, आपके सिर्फ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ तो आपका टैक्स बहुत लगना ही नहीं है, अकाउंट पे डिपेंड करता है आपका। उसके बाद आप शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड में या कन्वर्टेबल फॉरेक्स के ज़रिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, तो वहाँ पे टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड हो जाता है। तो अगर वो टीडीएस आपको वापस नहीं चाहिए या ठीक है उसकी वापस आने की उम्मीद नहीं है, तो आप उसमें भी जो है आप आईटीआर को नहीं फाइल करेंगे। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका टीडीएस आ सकता है वापस, इतनी इनकम आपकी नहीं हुई है, तो आप अपना आईटीआर डिक्लेयर कीजिए, तो आपको टीडीएस जो है रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद है आईटीआर। देखिए अगर आपकी कोई भी इनकम इंडिया में है, ठीक है, ऑलवेज ये आपके लिए बेटर होता है, एडवाइजेबल होता है, आपके लिए वर्ती चीज़ होती है, और आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना आईटीआर इंडिया में ज़रूर फाइल करें। आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि जैसे कि हमारा आईटीआर क्या होता है, फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस होता है। और प्लस आपको एक सजेशन और भी कि ऑलवेज आप चेक करते रहिए अपना AIS TIS 26AS अपने रिकॉर्ड्स का, जो भी आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसके रिकॉर्ड्स का ट्रांजेक्शन ज़रूर रखें। अपने बैंक ट्रांजेक्शन की लिमिट्स का ज़रूर ध्यान रखें। कैश, FD, क्रेडिट कार्ड जो भी अगर आप होते हैं, इनकी जो रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन होती है बड़े अमाउंट्स की, इनको भी आप ज़रूर मेंटेन करके रखें, और ताकि आपको कोई भी जो है टेंशन की सिचुएशन आपके पास ना बने।
तो दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि 2025 में एनआरआई को कब और क्यों इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, सो अगर आपके जानने वाले कोई भी एनआरआई है तो इस इन्फॉर्मेशन को उन तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए कि नहीं, और अपने फाइनेंशियल कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अवॉइड करें अननेसेसरी पेनल्टीज़ को, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन को। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट फाइलिंग करते रहे, स्टे अवेयर एंड स्टे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस